हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ ईएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ ईएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हम जो है इन्वायरमेंट के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन्वायरमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार से हमको जो है पैटर्न देखने को मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार से हमको देखने को मिलता है, कितने क्वेश्चंस जो है लगातार इन्वायरमेंट से पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद में हम लास्ट में इसका एनालिसिस भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर में पूछे गए थे। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो जो है 2020 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे करते हुए हम प्रीवियस ईयर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, तो इसमें इस सीरीज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पारा को लेकर। तो यहाँ पे पूछा गया है, मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस दैट सीवियरली कंटामिनेट्स लैंड, वाटर, एयर एंड फूड चेन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली यहाँ पर मरकरी के बारे में पूछा गया है कि मरकरी जो है इनमें से किन किन जो है सोर्सेज से क्या होता है, रिलीज होता है। अगर हम इसके ऑप्शंस की ओर देखें तो पेस्टिसाइड, डेंटल अमलगम फिलिंग, फ्लोरोसेंट लैम्प, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। अब अगर हम ऑप्शंस की ओर देखें तो इसमें केवल एक और दो, केवल 1, 2 और 3 के, और यहाँ पर ऐसा है। अगर आपको जो है आखिरी से ऐसे जो ऑप्शन रहते हैं तो आपको आखिरी से इधर की ओर जाना चाहिए। क्या आखिरी वाला आपको पता है कि वो एमिटर है कि नहीं है मरकरी का? तो कोल पावर प्लांट जो होता है, कोल बेस्ड पावर प्लांट होता है, ये लार्जेस्ट एमिटर ऑफ मरकरी होता है, सबसे बड़ा उत्सर्जक है मरकरी का। तो ये चौथा जो है उत्सर्जक। और अगर चौथा आपने लगा लिया तो आपको देखना है यहाँ पर कि चौथा एक ही ऑप्शन में दिया है, मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन क्या होंगे, जो है चारों के चारों जो सोर्सेस हैं ये होंगे मरकरी के एमिटर के तौर पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बेसिकली आपके बायोस्फीयर रिजर्व से। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व 18, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया। और उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में आपको यहाँ पर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दिए गए हैं, अर्थात यहाँ पर आपको जैवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का नाम दिए गए हैं। और उसमें से आपको पूछा गया है कि जो उसका घटते क्रम में, मतलब उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो एरिया है, उसके हिसाब से उसका घटते क्रम में आपको जो है उसको जमाना है। तो यहाँ पर अगर आपको वो 18 जो है उनके एरिया के बारे में अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर थोड़ा एरिया वगैरह को भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन में देखें तो गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, उसके बाद पंचमढ़ी और साथ लास्ट में कंचनजंगा जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व से, जैवमंडल नीचे से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन से, कि एसिड रेन में क्या क्या चीजें जो है होती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो बेसिकली हमको पता है कि एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं आपका एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन का से एक अलग से जो है फिनोमेना हमको देखने को मिलता है, अम्ल अवस्था, जिसको एसिड रेन बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जब रेनी वाटर के साथ मिलते हैं तो वो रिस्पेक्टिवली क्या बनाते हैं? एसिड का निर्माण करते हैं। उसमें हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का ऑप्शन देखते हैं। एसिटिक एसिड जो है नहीं होता है मौजूद। और अगर यहाँ बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी मौजूद नहीं होता है। तो ये जो है आपका केवल ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले जो है निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम यहाँ पूछा गया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले, कंट्रीब्यूशन करने वाले, और दूसरा ग्रीन हाउस क्षमता दिखाने वाले। ग्रीन हाउस मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिखाने वाले, मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्षमता किन गैसों की ज्यादा है उस स्तर पर भी आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पूछा है। तो कंट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो CO2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर CH4 का, फिर N2O का, फिर CFC का। जो है ये ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि CFC अगर ये इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है CFC का कंट्रीब्यूशन अब नहीं है उतना ज्यादा। क्यों नहीं है? क्योंकि CFC जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFC पे बैन लगा दिया गया था 1987 के बाद से। और आज के डेट में इसकी सांद्रता वायुमंडल में बहुत कम हो चुकी है, और अगर सांद्रता कम हो चुकी है तो उसका योगदान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं N2O हमको ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू CFC। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी N2O का ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आते हैं 2019 से क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो बेसिकली जो राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एजोला है, ये सारे के सारे जो है आपको एज ए बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के तौर पे इस्तेमाल होते हुए दिखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की अगर हम देखें तो द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बायोमैग्निफिकेशन से पूछा गया है। बायोमैग्निफिकेशन अर्थात जैव आवर्धीकरण एक घटना है जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स का सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में लगातार उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है और यह धीरे धीरे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, दूसरे से तीसरे और फिर उसी प्रकार से टॉप के पोषक स्तर में जब पहुंच जाता है तो वहां पर जो वल्चर्स होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, उनमें कुछ इस प्रकार के केमिकल्स पहुंच जाते हैं उनकी बॉडी में, जिससे उनके जो अंडे होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होता है वह समय से पहले क्या होता है, हैच हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण से उनके जो शिशु होते हैं वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनकी जनसंख्या में जो है डिक्लाइन उसी घटना के कारण से हो रहा है। और इसमें जो केमिकल जो रिस्पॉन्सिबल है DDT जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो आपको देखने को मिलेगा डाइक्लोफेन ड्रग, ये जो है इसके ओवर यूज से हमको जो है ये चीजें देखने को मिलती है और एक कारण DDT भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि DDT में अब जो है बैन लग चुका है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, जो कि बेसिकली कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप कमेंट करके बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अभी किस नाम से रखा गया है। अभी हाल फिलहाल में ही इस नेशनल पार्क का नाम चेंज किया गया है और क्या इसका नया नाम है उसको आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं रेड डेटा बुक, IUCN का जो रेड डेटा बुक होता है जिसमें कुछ स्पीसीज के बारे में यहाँ पर जो है पूछा गया है, किसका यहाँ पर जो है डेटा कंटेन किया जाता है इस रेड डेटा लिस्ट में या फिर रेड डेटा बुक में। तो यहाँ पर इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली बात करें तो थ्रेटेंड स्पीसीज। अब थ्रेटेंड अर्थात संकटग्रस्त जो जीव हैं उसमें 3 कैटेगरी आती है। पहला तो जो है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और दूसरा जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, इसके बाद में संकटग्रस्त जिसको इंडेंजर्ड बोलते हैं, और तीसरा होता है सुभेद्य वल्नरेबल। तो यहाँ पर उन तीनों में से एक ही कैटेगरी दी गई है जो कि है इंडेंजर्ड स्पीसीज की। तो यहाँ पर जो है रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हु क्वाइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को क्वाइन किसने किया, तो वाल्टर जी रोजन ने इसको क्वाइन किया था, लेकिन एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलराइज किया। तो 2 नाम आपको बायोडाइवर्सिटी में याद रखना चाहिए। तो ऐसे ही जो है आपको टेंसले जैसे ये नाम है, इसके अलावा आपको जो है और भी नाम आपको देखने को मिलते हैं, बेसिकली नॉर्मन मेयर, ऐसे आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट में कम से कम 6-7 नाम हैं। उन 6-7 नामों को आपको याद रखना चाहिए जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म दिए, कुछ जो है पर्यावरण को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्टिविस्ट हैं उनके नाम को आपको याद रखना चाहिए। तो वहां से भी जनरली क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन आप देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट से पूछा गया है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में इसको बेसिकली क्या किया गया था, जो है बेसिकली पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन एक्ट से भी पूछा गया क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। तो थोड़ा सा एक बार मैं प्रीवियस स्लाइड की ओर जाता हूं तो आपको थोड़ा सा एक चीज देखने को मिलेगा कि 2020 के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखें तो 1, 2 और 3 है ना, और 4 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार 2019 में 1, 2, 3 और 4, यहाँ भी 4 और 5 क्वेश्चन 2019 में आपको देखने को मिल रहा है। मतलब 2019 में 5 क्वेश्चन, 2020 में 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट से। तो काफी ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। अगर पीसीबी और टेक और इन्वायरमेंट को अगर मिला दे तो कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी 2018 में जो है आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिर 2017 में भी एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। कौन सा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो एसिड रेन मल्टीपल टाइम इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, इसको हमने पहले भी देखा था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। तो देखिए फूड चेन, एक सिंपल फूड चेन से क्वेश्चन पूछा गया है ना, इकोसिस्टम के बेसिक से क्वेश्चन पूछा है जो आपके मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट का फंडामेंटल है बिल्कुल। इसको बिना पढ़े आप इन्वायरमेंट को नहीं पढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं फूड चेन से क्वेश्चन पूछा है। तो फूड चेन जिसको हम खाद्य जो है श्रृंखला भी बोलते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो ग्रास, गोट और ह्यूमन, ये आपको थोड़ा सा फूड चेन में सुटेबल आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ग्रास, व्हीट, मैंगो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। गोट, क्रॉ ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ग्रास, फिश, गोट ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रास को गोट जो है खाएगा और गोट को ह्यूमन खा सकता है। तो एक फूड चेन ये बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हमको जो है राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2016 का ही है, विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए CH4, CFC, N2O ये तीनों के तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। SO2 को लेकर कंट्राडिक्शन है, रिसर्च चल रहे हैं, यह जो है यह ग्लोबल कूलिंग में भी काम आता है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में, ग्लोबल वार्मिंग में इनडायरेक्टली जो है बेसिकली क्या होता है, ये रोल प्ले नहीं करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, लेकिन मतलब डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता है कि इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है एरोसोल को बनाकर। तो एरोसोल क्या करता है, वो बेसिकली एब्जॉर्ब कर सकता है हीट को। तो SO2 डायरेक्टली नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आयोग ने जो आंसर लिया था वो नन ऑफ दिस लिया था। तो आयोग ने ये माना कि ये जो है चारों के चारों जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जनरली ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट में आपको SO2 का नाम नहीं दिखता है बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में, और कुछ में आपको देखने को मिलता भी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि SO2 डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता, इनडायरेक्टली प्ले करता है एरोसोल्स वगैरह बनाकर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट CNG बेस्ड ट्रेन ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑन 13 जनवरी 2015। तो ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो बेसिकली इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका बेसिकली उस टाइम पे सही आंसर था रेवाड़ी टू रोहतक, आई थिंक यही जो है आंसर लिया गया था। तो ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली वो तो जब घटित हुआ था तभी के टाइम की ये घटना है, उस समय पे ये आपको जो है पूछा गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। तो अगला जो है यहाँ पर मैंने कुछ ये लिस्ट आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग पे जो है बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, HFC, ये सब जो है आपके जो है जो HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वाले गैसेस हैं। यहाँ पर परफ्लोरोमेथेन, परफ्लोरोएथेन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के तौर पे देखें तो कंसंट्रेशन आपको देखना पड़ेगा, जिनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए तो इनके कंसंट्रेशन जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद में मीथेन का, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड का, उसके बाद में आपको देखो CFC, HCFC जो भी गैस है उनका देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार से घटता हुआ क्रम है। तो ये कंट्रीब्यूशन का ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा कंट्रीब्यूशन का ऑर्डर होगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पूछा जाए, उनकी क्षमता के हिसाब से पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा क्षमता जो होती है वो किसकी होती है, SF6 की। मतलब ये घटता हुआ क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पर SF6 का सबसे ज़्यादा क्षमता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो आपको 12,400 के साथ में HFC23 आपको क्षमता के तौर पे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब दूसरे तौर पे अगर हम देखें तो ये HFC वाले जो है ये सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूशन पे आएंगे। उसके बाद आपका जो है N2O आएगा, उसके बाद CH4 आएगा और लास्ट में जो है आपका CO2 आएगा। तो ये क्षमता के हिसाब से है। क्षमता मतलब अगर मान लो सारी की सारी गैस 1 लीटर में हम रख लें, तो 1 लीटर वॉल्यूम में रखें तो वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म होगा। तो यहाँ क्षमता अलग चीज़ होता है और कंट्रीब्यूशन अलग होता है। कंट्रीब्यूशन जिसका हमारे एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन, सांद्रता ज़्यादा होगा, उसका ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है का संबंध किससे है, यहाँ पर पूछा गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया था वियना कन्वेंशन के बाद में, जो कि ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। और बेसिकली शुरुआत में जब ये आया था तो ये CFC को बैन करने के लिए बेसिकली आया था। और CFC क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन का क्षयकारी पदार्थ है। अर्थात यह जो प्रोटोकॉल लाया गया था यह ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए जो है लाया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो प्रोटोकॉल वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इंडोर एयर पोल्यूशन, ये जो एयर पोल्यूशन का टाइप है, ये जो है छोटे मतलब छोटे बिल्डिंग्स या सोसाइटी में जो इस प्रकार का जो बेसिकली क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इंडस्ट्री से निकलने को मिलता है, ये मेन एयर पोल्यूटेंट है। अगर यहाँ पर रेडॉन गैस देखें तो ये रेडॉन गैस जो है इंडोर एयर पोल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। तो एक बार आप सर्च कीजिए कि रेडॉन गैस, वाई रेडॉन गैस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूशन, क्यों जो है यह आंतरिक वायु प्रदूषण का मुख्य जो है कारक है रेडॉन गैस। ये आपको सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये गैसेस इस्तेमाल कहाँ होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वहां से क्वेश्चन नए तरीके से भी डिजाइन हो सकते हैं। तो रेडॉन गैस के सोर्सेस को आप जरूर पढ़ें, क्या पता आगे जाकर इनके सोर्सेस से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स पोल्यूटेंट एयर बाय प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग मेटल्स। तो अगर हम ऑटोमोबाइल मतलब वाहनों में जो ईंधनों का उपयोग करते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सा धातु, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कौन सा धातु जो है पोल्यूटेंट निकलता है। तो आपको पता है कि पेट्रोल में हम सीसा इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा एथिल लेड का इस्तेमाल करते हैं नॉकिंग को कम करने के लिए इंजन की। तो वहां से क्या मेनली निकलेगा, लेड। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, लेड। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द डिक्लेरेशन लेटर ऑफ द रियो 20। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है UNFCCC, तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर 1992 के बाद से जो भी कॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के एक डिक्लेरेशन को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है रियो 20। मतलब ये कब हुआ था? 2012 में, मतलब जस्ट 20 साल बाद, 1992 के बाद में। और वहां पर ये पूछा गया था कि टाइटल कौन सा रखा गया था, द फ्यूचर वी वांट। तो बेसिकली जो कॉप होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जो मीटिंग होती है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर, वहां उसके टाइटल से लेकर वो कौन से नंबर का है, कहां पर वो हुआ है, हाल फिलहाल में ही जो COP 26 हुआ है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है विच इज नॉट गैसियस साइकिल। तो बेसिकली ये इकोसिस्टम के फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इकोसिस्टम में हम विभिन्न प्रकार के गैसीय चक्र के बारे में देखते हैं। तो उसमें का हम देखें तो नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र भी होता है, कार्बन चक्र भी हमको देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्रण होता है, हाइड्रोजन चक्र हमको देखने को नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गैसियस साइकिल पूछा था, तो यहाँ पर H2 जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। तो ओजोन होल के लिए क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त जो भी कंपाउंड होते हैं वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पर सबसे फेमस जो कंपाउंड है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। और ये बहुत फेमस था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसकी संरचना में जो है अब कमी आ गई है, क्योंकि इसको लगातार जो है इसके सभी देशों के द्वारा इसको जो है इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको बैन करने को ही लेकर, इसके यूज को बैन करने को लेकर ही जो है वो प्रोटोकॉल लाया गया था। तो इस प्रकार से ये जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सिचुएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन एटमॉस्फेयर इज डेवलप्ड ड्यू टू इंक्रीज इन विच गैस। तो बेसिकली का हम बात करें तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही सांद्रता अगर बढ़ रही है तो उसी से ही ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन हमको डेवलप होते हुए दिख रही है। ये आप सभी को आई थिंक पता होगा। इसी बात में एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, थोड़ा डिटेल से भी पूछा गया है, जो उसी टाइम पे ही 2012 में हो सकता है कुछ रिपोर्ट आई हो उस टाइम पे, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो है कुछ नई चीजें जो है खासकर 2012 के समिट में जो है आया होगा, हो सकता है। तो उस समय पे जो है कुछ रिपोर्ट वगैरह आई होगी, तो उसका जो है कंसंट्रेशन वहां पर न्यूज में रहा होगा, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करें आज की डेट में तो लगभग 412 ppm के आसपास डेटा ये बोलता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है। तो 412 मतलब 400 के आसपास। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 400 ppm इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े डिटेल में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और इन्वायरमेंट में बस कुछ सालों में 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बाकी हर साल अगर हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट का बहुत वेटेज जो है आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रेज ऑफ अल्ट्रावायलेट आर मोस्ट डेंजरस। तो सन से जो रेज आती है उसमें अल्ट्रावायलेट की अल्ट्रावायलेट रेज की, पराबैंगनी विकिरणों की अलग अलग टाइप्स होती हैं। उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक अगर पूछे डेंजरस तो UVC होता है। अल्ट्रावायलेट C टाइप का जो रे होता है ये सबसे खतरनाक होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाता है ड्यू टू ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के कारण से वो हमारे पर्यावरण में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये प्रवेश कर गया तो कैंसर, स्किन कैंसर जैसी और जेनेटिक म्यूटेशंस जैसी समस्या भी हमको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट हालांकि है आसान, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप थोड़ा सा अगर एक बार स्टडी कर लें इन्वायरमेंट, क्योंकि आपका मेंस का सिलेबस में भी इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ये टॉपिक्स तो डिटेल में दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन्वायरमेंट के फंडामेंटल्स, डिफरेंट जो समिट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, और जो भी करंट अफेयर इन्वायरमेंट का, उसको जरूर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर 2019 और 20 की बात करूँ, मैं 2018 की बात करूँ, तो आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और वो क्वेश्चन थोड़े से जो है आपको डिटेल में भी देखने को मिल रहे हैं। तो है तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन डिटेल में, लेकिन इन्वायरमेंट आपको एक बार तैयार करना है, और आपको तैयार इसलिए करना है क्योंकि वो आपके मेंस का भी पोर्शन है। तो एक साथ कोहेरेंस आपको मेंटेन करना है, ताकि वो प्रीलिम्स के लिए भी जो है कवर हो जाए, और एज वेल एज आपके मेंस के लिए भी वो कवर हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन में लीड मिल जाएगा। अगर आप उसको छोड़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे अगर जिन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है तो वो जो है
आगे 4-5 क्वेश्चन का लीड मतलब आप समझ रहे हैं कि सीधा कंपटीशन से बाहर हो जाने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो आपने अभी जो पैटर्न आपने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको बायोडाइवर्सिटी से, पोल्यूशन को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और डिफरेंट फिनोमिना जो है जैसे एसिड रेन हो गया, स्मोक फॉर्मेशन हो गया, और साथ में बायो एक्यूमुलेशन हो गया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, यूट्रॉपिकेशन हो गया, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो फेमस टॉपिक होते हैं इन्वायरमेंट में। ऐसे टॉपिक्स को आप तैयार करना चाहिए, और जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं उनका कंट्रीब्यूशन और उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, ओजोन को क्षय पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, उनसे जुड़े हुए प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ना चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाए वो आपसे बन जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी सेक्शन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।